गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम 11th इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि आपके इकोनॉमिक्स में दो बुक्स हैं, जिसमें जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो थ्योरी का है। इस बुक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। और दूसरी जो बुक है प्रैक्टिकल पार्ट यानी कि स्टैटिक्स का। तो पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था का थ्योरी वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर, और आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत में नियोजन, इंडियन प्लानिंग। इस चैप्टर में हम नियोजन का अर्थ पढ़ेंगे। नियोजन के अर्थ के साथ आर्थिक नियोजन की परिभाषा और उसका इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद भारत में नियोजन के उद्देश्य क्या थे, वो नियोजन कौन करता है, योजना आयोग, उसका गठन पढ़ेंगे। और लास्ट में हम नीति आयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे भारत में योजनाओं के संचालन के लिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, क्योंकि किसी भी योजना के सफल संचालन के लिए एक समिति का होना उस देश में बहुत ज़रूरी है। तो नियोजन के लिए 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और उसके इस समिति के गठन के बाद भारत में बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ हुआ। अगर हम बात करें, सबसे पहले 1944 में गांधीवादी योजना बनाई गई। इस गांधीवादी योजना का उद्देश्य था हमारे देश में जो सीमित संसाधन हैं उनका उचित प्रयोग करना। ये जो योजना थी वो श्रीमन नारायण के द्वारा बनाई गई थी। और इसके बाद जो दूसरी योजना बनी वो भी 1944 में बनी, जिसे मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था। इसलिए इस योजना का नाम रखा गया बॉम्बे प्लान। और इन उद्योगपतियों का जो मुख्य लक्ष्य था वो था भारत में उद्योगों की स्थापना पर बल देना। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि शुरुआत की जो दो योजनाएं हैं वो 1944 में बनाई गई हैं, और इसके बाद की जो दो योजनाएं हैं वो 1945 में बनाई गई हैं। इसी क्रम में जो अगली योजना बनी 1945 में, जिसका नाम था सर्वोदय योजना, ये बनाई गई जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और इस तीसरी योजना की असफलता के बाद 1945 में ही जन योजना का निर्माण किया गया श्री एम.एन. रॉय के द्वारा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 1938 में नियोजन समिति के गठन के बाद 4 ऐसी योजनाएं बनी जिनसे हम देश के आर्थिक विकास की तरफ ध्यान दे सकते थे। लेकिन ये योजनाएं अपने अपने कार्यों में असफल होने लगी। और अब भारत को एक ऐसे योजना की आवश्यकता थी जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रूप से असर डाले। इसीलिए 1946 में ही केसी नियोगी समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष खुद केसी नियोगी थे। उन्होंने अपनी ही अध्यक्षता में समिति का गठन किया 1946 में। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि योजना आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इसीलिए 15 मार्च 1950 को गैर संवैधानिक निकाय के रूप में योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि एक परामर्शदात्री संस्था है। इसे गैर संवैधानिक इसलिए कहा गया है क्योंकि संविधान के अंतर्गत इसका लिखित उल्लेख नहीं है। परामर्शदात्री का मतलब कि यह राज्यों को भी और केंद्र सरकार को भी परामर्श प्रदान करने का कार्य करेगी। ठीक है, अब बात हम करते हैं भारत में योजना आयोग की। इसके गठन के बारे में मैं आपको बता चुकी, लेकिन इसका ये जो पैराग्राफ दे रखा है मैं इसे रीड कर रही हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि यह एक भारत सरकार की संस्था है जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का काम किया करती थी। क्यों किया करती थी मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये वर्तमान में नीति आयोग के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, जिसका अध्ययन हम आगे टॉपिक में करेंगे। ठीक है,
क्योंकि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, नई सरकार बनने के बाद उन्होंने कहा था कि उनका पहला काम योजना आयोग को पुनर्परिवर्तित करना है। इसलिए 2014 में इस संस्था का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, जिसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तित संस्थान। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पास होने के बाद योजना आयोग का गठन किया गया था। और अगर हम बात करें इसके सदस्यों की, तो इसका जो अध्यक्ष होता है योजना आयोग का, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग का जो टॉपिक है वो हम योजना आयोग के बाद करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आर्थिक नियोजन की डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे आर्थिक नियोजन की परिभाषा की, लेकिन इससे पहले आपको केवल नियोजन शब्द की परिभाषा आनी चाहिए। ये 10th क्लास पे भी हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी कार्य की रूपरेखा बनाते हैं या जिस तरीके से आप परीक्षा आने पर अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो उसके आधार पर ही आप अपने आगे की सभी योजनाओं का संचालन करते हैं। तो नियोजन की क्या परिभाषा हुई? किसी भी कार्य को करने से पहले जो रूपरेखा बनाई जाती है। लेकिन अब हम ये सारी चीज़ें अपने देश या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कर रहे हैं, इसलिए हमने इस परिभाषा को बोला आर्थिक नियोजन। तो समय समय पर काफ़ी सारे जो आर्थिक विचारक हैं या जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। आप 11th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसी ना किसी अर्थशास्त्री की परिभाषा आपको आनी चाहिए। पहली जो इसकी परिभाषा है वो है प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार। इसे मैं रीड करके समझा रही हूँ, समझने की कोशिश करें कि व्यापक अर्थों में आर्थिक नियोजन विशाल साधनों के संरक्षण द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक क्रियाओं का निर्देशन है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि हमारे देश में जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, और योजना आयोग क्या करता है, उन सीमित संसाधनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की पूर्ति कैसे की जाएगी, उन्हें संचालित करने का काम करता है। यानी कि हमारे देश के संसाधनों का अनुमान लगाकर अधिकतम सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। उसके बाद जो परिभाषा दी थी वो दी थी प्रोफेसर हैरिस के अनुसार। उन्होंने कहा कि नियोजन से अभिप्राय आय तथा मूल्य के संदर्भ में नियोजन अधिकारी के द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने से है। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो तीनों परिभाषाएं हैं इनका मतलब एक ही है कि हमारे देश में जो कुल संसाधन है उनका अनुमान लगाना और उन संसाधनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। लेकिन इसकी जो थर्ड परिभाषा है गुन्नार मेडल की, ये एग्ज़ाम में आपसे अलग से पूछी जाती है। परिभाषा पर ध्यान दें। आर्थिक नियोजन राष्ट्रीय सरकार की रीति नीति से संबंधित एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बाजार शक्तियों के कार्यकलापों में राज्य यानी कि सरकार की हस्तक्षेप प्रणाली इस तरीके से काम करनी चाहिए कि हमारा समाज ऊपर की ओर अग्रसर होता चला जाए। डेफिनेशन थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी आपको ये याद करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सरकार हमारे देश के संचालन के लिए जो भी काम करती है इस तरीके से किए जाएं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था या समाज है वो पहले की अपेक्षा अधिक ऊपर की ओर अग्रसर होती रहे। ठीक है, 3 डेफिनेशन है, डाल्टन, प्रोफेसर हैरिस और लास्ट है गुन्नार मेडल। थर्ड वाली डेफिनेशन पर आप जब नोट्स बनाएंगे अपने स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अलग से पूछी जाती है।
दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने स्क्रीन पर आपके शो हो रहे हैं, ये सारे आपके नोट्स हैं, ठीक है। ये बुक के पेजेस नहीं हैं, ये नोट्स हैं। तो आप एज इट इज़ इसी तरीके के नोट्स अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता किस कारण से हुई। तो हम इसकी आवश्यकता और महत्वों पर ध्यान देते हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों हुई या इसका क्या महत्व है। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि सारे आंसर्स हमको पॉइंट्स में करने हैं, लेकिन पॉइंट से पहले कुछ पैराग्राफ इंट्रोडक्शन के रूप में हमको पता होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। 1947 तक भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती थी। तो उस समय हमारे देश में जितनी भी समस्याएं थीं, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक नियोजन की आवश्यकता थी। और इसीलिए इसमें कहा गया है कि भारत में आयोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना था, क्योंकि मैंने कहा कि जो समस्याएं हैं उनको समाप्त करना है। मान लीजिए गरीबी को कम किया जाएगा, बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, संसाधनों की उचित व्यवस्था की जाएगी, रोजगारों का सृजन किया जाएगा। तो इन सभी कार्यों को करने के बाद जो विकास की दर होगी वो स्वतः ही बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, जो कि इसमें नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कि फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारत में नियोजन का पिता किसे कहा जाता है। तो आप बोलेंगे सर एम विश्वेश्वरैया को, सर एम विश्वेश्वरैया। अब इसकी आवश्यकता के कुछ पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं कि भारत में आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसका पहला पॉइंट है आर्थिक विचारधारा को अपनाने के लिए। आर्थिक विचारधारा को अपनाने के लिए मतलब यानी कि हमारे भारत में जो कार्य करने की प्रणाली है वो श्रम पर आधारित है। श्रम पर आधारित होने का मतलब हमारे देश की जनसंख्या अधिक होने से उद्योगों में या कार्यस्थल पर सबसे ज़्यादा श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है और उनमें अधिकांश श्रमिक अकुशल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे भारत में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या उसके बाद विकसित अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाए, इस विचारधारा को अपनाने के लिए ही हमने योजना आयोग का गठन का काम किया, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि विश्व में समाजवाद के विकास ने आर्थिक नियोजन के विचार को और अधिक प्रभावित किया है। मतलब हमारे देश में जो पूंजीवादी समाज या पूंजीवादी संगठन बने हुए हैं उनको इस प्रकार से संचालित किया जाए कि वो पूरे देश के लिए लाभदायक सिद्ध हों, अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन करें। हमारे देश में जो आर्थिक उच्चावचन है यानी कि महंगाई और मंदी की स्थितियों को दूर करने के प्रयास किए जाएं। तो यदि हम ऐसी विचारधारा अपनाते हैं कि हमारे देश में हम सर्वाधिक उद्योगों का विकास करेंगे, लघु उद्योगों का विकास करेंगे, कुशलता या कार्यशैली में परिवर्तन लाएंगे, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित से विकासशील या विकसित की ओर अग्रसर होगी। और इसी विचारधारा को अपनाने के लिए हमने आर्थिक नियोजन या योजना आयोग का गठन किया।